हेलो एवरीवन, 3D साइंस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहेगा। यहाँ पर कल हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, व्हाट इज़ सेल हमने कल देखा था। ओवरव्यू ऑफ सेल्स हमने देखा था। थोड़ी बहुत बातें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में की थी। आज हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि आज की जो क्लास रहेगी वो कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में रहने वाली है। तो आज जो हम करेंगे वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप कैसी होती है और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी रहती है। चलिए देखते हैं क्या है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। सबसे पहली बात तो हम यही कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था क्या होता है अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो दूसरी बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज रहेगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। तो ये हमने पिछले सेशन में किया था कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है और कौन कौन सी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहती। और अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, न्यूक्लियस जैसी कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है। जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, एक्सपोज्ड रहता है। हम यूँ नहीं कह सकते कि इसकी कोई पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कोई भी न्यूक्लियस रहेगा। ओके, हाँ, यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं सारी की सारी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि हम पढ़ते हैं। चाहे ईआर के बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, सारी की सारी किसमें प्रेजेंट रहेगी, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, साइज़ जो इनका रहता है वो बहुत ही छोटा साइज़ रहता है, स्मॉल साइज्ड ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं। अगर हम किसके साथ कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के साथ अगर इनको कंपेयर करते हैं तो साइज़ किसका छोटा रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ है वो छोटा रहेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये कितना जल्दी अपने आप को डिवाइड कर पाते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ सिंपल है तो वो आसानी से डिवाइड कर जाएगी अपने आप को। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेली ज़्यादा रहती है, उसको डिवाइड करने में प्रोसेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, लंबा रहेगा। तो हम यूँ कहते हैं कि जो डिवीज़न रहता है, क्या रहता है, जो डिवीज़न रहता है वो किसका फास्ट रहता है, वो प्रोकैरियोटिक का फास्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। तो हम एग्जांपल जो देखते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में, जो हम यूँ भी मान के चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके बारे में देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप बैक्टीरिया के टाइप देखते हैं तो एक होता है यू बैक्टीरिया और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, आर के बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया। जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो हम बैक्टीरिया के बारे में ही डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यू बैक्टीरिया है ये एक ट्रू बैक्टीरिया है। अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रू बैक्टीरिया कौन सा होगा, यू बैक्टीरिया या आर के बैक्टीरिया, तो आपका आंसर होगा ट्रू बैक्टीरिया इज़ अ यू बैक्टीरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। ये हर जगह पर मौजूद हो सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है मोस्टली हर जगह, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एंशियंट बैक्टीरिया है, ये सिंपल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि यू बैक्टीरिया से भी पहले के हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एंशियंट बैक्टीरिया कौन से होंगे, आर के बैक्टीरिया, और ये हमें मिलेंगे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम यूँ कहें कि ये बहुत एक्सट्रीम प्रेशर को झेल सकते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी को झेल सकते हैं, वोल्केनो के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सट्रीम कंडीशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है, वो कौन सा होगा, आर के बैक्टीरिया। एग्जाम्पल यहाँ पे मिथेनोजेंस हैं। मिथेनोजेंस कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जब मटेरियल का ब्रेकडाउन करते हैं ये, तो एक गैस निकालते हैं जिसका नाम है मीथेन गैस। ओके, तो यहाँ पर एस्क्रिचिया कोली, जिसको हम ई कोली के नाम से भी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसके हुए, यू बैक्टीरिया के, और ये एग्जाम्पल्स किसके हुए, जैसे ये मिथेनोजेंस हैं, ये किस में आएंगे, आर के बैक्टीरिया में आएंगे। ओके, चलिए जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, वो है इनकी शेप्स कैसी होती हैं। तो मेनली ये जो बैक्टीरिया है ये चार इनकी शेप रहती है मेनली। कौन कौन सी है देखेंगे। पहली है कॉकस, फर्स्ट शेप कौन सी है, क्या नाम है उसका, कॉकस। सेकंड क्या है, बेसिलस। थर्ड कौन सी है, विब्रियो। और फोर्थ कौन सी है, स्पाइरलम, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्पाइरल शेप्ड। ओके, ये इनके नेम है। शेप कौन सी होगी, एक तो होगी इनकी स्फेरिकल शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप वालों को क्या बोलेंगे, कोकस बोलेंगे। रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, बैसिलस बोलेंगे। ये बैसिलस आपने पहले भी सुना है, लैक्टोबैसिलस सुना होगा। तो बैसिलस किसको बता रहा है, बैसिलस उसकी शेप को बता रहा है। लैक्टो का मतलब क्या होता है, लैक्टो का मतलब मिल्क से रिलेटेड। तो लैक्टोबैसिलस क्या होगा, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी शेप कैसी होती है, रोड लाइक शेप होती है। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कुछ कोमा जैसे लग रहा होगा, जैसे कि हम कोमा बनाते हैं, बिल्कुल वैसी इसकी शेप है। इसको हम क्या कहेंगे, विब्रियो। अच्छा, स्पाइरल शेप, स्पाइरल आपने देखा ही होगा, स्पाइरल कुछ ऐसे, इसकी जो शेप रहती है कुछ ऐसे स्पाइरली अरेंज रहता है, ये स्पाइरल जैसा दिखता है। इसका नाम क्या है, स्पाइरुलम। तो यहाँ पर देखते हैं कोकस, अगर एक ही स्फेरिकल जैसी बॉडी है तो हम कोकस बोलेंगे। अगर दो स्फेरिकल बॉडी एक साथ जुड़ी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, डाइप्लोकोकस। यहाँ पर डाइप्लो का मतलब क्या है, दो, कोकस का मतलब क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी। ओके, अगर यहाँ पर चेन में सारे के सारे जुड़े हैं, ठीक है, अगर चेन में जुड़े हैं तो उनको बोलेंगे स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टो का मतलब क्या होता है, एक चेन, एक श्रृंखला में होना। यहाँ पर अगर वही क्या है, ग्रुप में है तो उसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ओके, यहाँ पर अगर हम चार टाइप की बात करते हैं तो कोकस, बैसिलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरुलम, ये 4 शेप्ड रहती है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके अंदर कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा इनमें स्ट्रक्चर कैसी होती है। इनमें ये क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है इनकी, आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो लेयर होगी, इनमें कितनी लेयर्स होती है, इनमें 3 लेयर होती है, आउटर, मिडल और इनर लेयर। अब जो हम बनाएंगे वो कौन सी है, इसकी इनर लेयर होगी। ये इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती है। तो देखिए कौन कौन सी है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर जो लेयर है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर वाली जो लेयर है ये होती है सेल वॉल। कौन सी होती है, सेल वॉल। इसके अंदर वाली जो लेयर है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो कितनी लेयर से कवर्ड रहता है, 3 लेयर से कवर्ड रहता है। ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। कोलेक्टिवली अगर इनको नाम दें तो हम बोलेंगे सेल एनवेलप,
ठीक है। ये जो सेल एनवलप है ये हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में वेरी करता है, किसी में ये सेल एनवलप छोटा होता है, किसी में ये बड़ा होता है। देखते हैं आगे देखेंगे कि ये सेल एनवलप है जो कि इनको हम क्या क्या बोलेंगे, इनके भी नाम होते हैं। किसी में अगर सेल एनवलप की जो विड्थ है, जो मोटाई है, अगर वो पतली है मोटी है तो उनका जो नाम होगा वो अलग होगा। देखते हैं आगे। तो ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों की तीनों क्या हो गई, लेयर्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो मीजोजोम्स हैं, ये मीजोजोम्स क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये जो मीजोजोम्स हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जो मीजोजोम्स हैं ये क्या होती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन रहती है। हम यूँ कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये कहीं कहीं पर इनफोल्डिंग्स बनाती हैं टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो हम इन इनफोल्डिंग्स को नाम देते हैं मीजोजोम्स। क्या कहते हैं, मीजोजोम्स। इन मीजोजोम्स का स्पेसिफिक फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है, ये बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं सिक्रीट सेल वॉल। सिक्रीट सेल वॉल सबसे पहला फंक्शन क्या है इनका, सेल वॉल बनाने का। दूसरा फंक्शन क्या है, सेल को डिवाइड करने का। सेल डिवीज़न में ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी अहम भूमिका रहती है। ठीक है। और क्या है, और अगर देखें इसके बाद हमने क्या देखा है, मीजोजोम्स के नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, मीजोजोम्स के बाद ये कौन सा है, क्रोमेटोफोर। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये हाईली इनफोल्डेड है, बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग्स इसके अंदर है, और इसके अंदर अगर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, कलर्स देने का काम कर रहे हैं, अगर ऐसी इनफोल्डिंग अगर बनी हुई है तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर। अब ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कोई भी मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल में जो इस सेल को मूव करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। तो सबसे पहले ऐसी सेल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है फ्लैजिला। किसका नाम आता है, फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है ये विप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करवाती है, सेल को मूवमेंट करवाने में मदद करती है। और दूसरी क्या है, फ्लैजिला से छोटी स्ट्रक्चर है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करती है। ये क्या है, इनको हम बोलते हैं पिलाए। क्या कहते हैं, पिलाए। ये एक दो नहीं होती, ये जो फ्लैजिला है ये तो नंबर में कम रहती है, 2 या 3 रहती है, पर ये जो पिलाए है और ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर है जिनको हम बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होगी इनका क्या नाम होगा, फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए, ठीक है। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ये फ्लैजिला, फिम्ब्रिए, पिलाए, ये तीनों की तीनों क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की। यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस जैसी या फिर सेल मेम्ब्रेन जैसी या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये क्या रहता है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म में स्कैटर रहता है, इसका मटेरियल स्कैटर रहता है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जो कुछ सर्कुलर फॉर्म में जो डीएनए प्रेजेंट रहेंगे उन सर्कुलर डीएनए को हम बोलेंगे प्लाज्मिड। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्लाज्मिड है वो कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है या फिर यूकैरियोटिक में, तो आप कहेंगे कि ये जो प्लाज्मिड है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ की जो क्या करती हैं। ये जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़, और इनका काम होता है स्टोरेज का। ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़,
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनेली की जो प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। कौन सी बॉडी है आप सबको पता ही है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि राइबोसोम्स हैं जो क्या हैं, दोनों ही के अंदर प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। हम यूँ कहते हैं कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। कौन? राइबोसोम। तो ये सारे की सारी क्या है आपके सामने प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनको हम कोलेक्टिवली नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप, सेल एनवेलप। आगे सेल एनवेलप। आगे मीजोजोम और क्रोमेटोफोर, ये किसकी वजह से बना है? ये इन्वेजिनेशन की वजह से बना है। कैसी इन्वेजिनेशन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ क्या रहती है? इन्वेजिनेटेड रहती है और ये स्ट्रक्चर बनाती है कौन सी? मीजोजोम और क्रोमेटोफोर। उसके बाद में मूवमेंट के लिए कौन सी स्ट्रक्चर है? फ्लैजिला, पिलाए और फिम्ब्रिए। उसके बाद में न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, ये दोनों किसकी वजह से बने हैं? डीएनए की फॉर्मेशन है दोनों ही। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है? इंक्लूजन बॉडीज़ का काम है कोई भी जो मटेरियल है अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टोर होने वाला है तो वो किस में होगा? इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर होगा। अगर हम बात करें आगे राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि ये प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का इसका काम रहता है। ओके, हमारे अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में ये ER के बाहर आपको अटैच्ड मिलेगा, वो हम यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे जस्ट इसके बाद। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर ये क्या है? कैप्सूल। ये किसका बना हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है। तो बाहर की लेयर कौन सी हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई? ये कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर। ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन सी लेयर हो गई? थर्ड। तो ये 3 लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ। और ये अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। अगर मैं यहाँ पर प्लाज्मिड भी बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर प्लाज्मिड भी बना सकता हूँ। ये सर्कुलर शेप में ये क्या होगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। यहाँ पर इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज जो होंगी ये क्या होंगी? राइबोसोम्स होंगी। मूवमेंट के लिए क्या होगा? फ्लैजिला। यहाँ पर सिंगल है इसलिए फ्लैजिलम बोला है। इस सिंगल को पाइलस बोला है हमने। क्या बोला है इसको? पिलाए। पिलाए भी बोल सकते हैं, पाइलस भी बोल सकते हैं। फिम्ब्रिए, इससे भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिए। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है? सेल एनवेलप। तो देखिए सेल जो एनवेलप है वो किससे बना हुआ है? आप सबको पता है आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में कौन सा आएगा? उसके बाद में कौन सी आएगी? ये सेल वॉल। उसके बाद में क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो हम अपना जो आगे का जो टॉपिक है वो कौन सा रखते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है और ये क्या बनाता है? जैसे अभी हमने देखा था कि ये कैप्सूल भी बना रहा है। तो देखिए ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आउटर मेम्ब्रेन है, हमें पता है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ये कैप्सूल भी बना सकती है, ये स्लिम भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है? अगर ये हार्ड कवरिंग बना रही है, क्या बना रही है? हार्ड कवरिंग बना रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। और अगर ये स्लिम है, स्लिम का मतलब क्या है? ये कहीं पर पतली है, कहीं पर मोटी है। अगर ये लूज है और पतली है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्लिम लेयर। अगर ये हार्ड है तो हम क्या कहेंगे? कैप्सूल। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको क्या बोला है? कैप्सूल, क्योंकि ये क्या है? इसकी हार्ड कवरिंग है और ये थोड़ी सी थिक है। ये जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की ये मोटी है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया?
कैप्सूल बोल दिया है। तो यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स है, ये किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट इसकी फॉर्मेशन करता है किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की। आई होप समझ में आया होगा ये। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है? सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड लेयर सेल वॉल, थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल है ये क्या काम करती है? एक तो ये शेप देती है सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को, और दूसरा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर देने का और सपोर्ट करने का भी काम करती है। क्या करती है? ये सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर अंदर किसी वजह से लिक्विड फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। किसी कारण से अंदर क्या जा रहा है? वाटर फील हो रहा है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो इलास्टिक मेम्ब्रेन है। अब ये जैसे स्वेल्स अप करेगी तो इसको सपोर्ट करने का काम किसका रहेगा? इस सेल वॉल का रहेगा। तो ये सेल को ब्रस्ट होने से, फटने से बचाता है। और क्या है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये क्या है? नॉन सेलुलोजिक लेयर है। कहने का मतलब क्या है? बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट से पर उसमें सेलुलोज नहीं है, तो नॉन सेलुलोजिक लेयर है। और क्या है उसके अंदर? एमिनो एसिड है, और इसको हम कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड दिख रहा है तो वही इसका आंसर होगा। अगर पेप्टाइडोग्लाइकन है तो वो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, जो भी आपको आंसर में दिखे इन दोनों में से क्लिक कर देना है। आगे पेप्टाइडो का मतलब क्या है? एमिनो एसिड। ग्लाइकन का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ये जो माइकोप्लाज्मा है, क्या है? माइकोप्लाज्मा है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो सेल वॉल है क्या है? सेल वॉल है कितने टाइप की होती हैं? सेल वॉल कितने टाइप की होती है? अगर मैं यूँ कहूँ कि सेल वॉल क्या है? थिक है, और दूसरा क्या है? सेल वॉल क्या है? थिन है। सेल वॉल क्या है? थिक है या फिर थिन है। तो कहने का मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? सेल वॉल थिक है या फिर थिन है? तो देखिए, अगर मैं यूँ कह रहा हूँ कि लेयर कौन सी है? बाहर ग्लाइको, अंदर कौन सी है? सेल वॉल, और उसके अंदर लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये लेयर थिक हो रही है, मान लेते हैं कि पहले इतनी थी और अब ये क्या हो रही है? इतनी मोटी हो रही है लेयर, तो आप बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा टोटल? अगर मैं यूँ कहूँ कि एक लेयर अगर मोटी हो रही है तो क्या कोलेक्टिवली सेल एनवलप भी क्या हो जाएगा? कलेक्टिवली सेल एनवलप भी क्या हो जाएगा? उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर सेल वॉल की जो मोटाई है, जो विड्थ है, वो सेल एनवलप को भी क्या करती है? मोटा या फिर पतला करती है। तो इसके बिहाफ पे जो बैक्टीरिया है दो टाइप के हो सकते हैं। एक जिनकी सेल एनवलप क्या होती है? थिक, और जो बैक्टीरिया जिनकी जो सेल एनवलप है वो क्या होती है? थिन। समझ में आ रही है बात? तो बैक्टीरिया सेल एनवलप थिक वाले भी होते हैं और थिन वाले भी होते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी जो सेल वॉल है वो थिक है या फिर थिन है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर, अब कोई बैक्टीरिया है उसका पता कैसे करें कि उसकी जो बाहर वाली जो बाउंड्री है, सेल एनवलप जो है, वो थिन है या फिर क्या है? थिक है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हांस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को देखा। जैसे ये दो बैक्टीरिया है, एक कौन सा है? थिन सेल वॉल वाला है, और दूसरा क्या है? थिक सेल वॉल वाला है। तो यहाँ पर ये क्या है? जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये कौन सी है? सेल वॉल। इसके इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? प्लाज्मा।
मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्क क्या है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, ये पतली है, तो हम यूँ कह सकते हैं इसकी जो सेल एनवलप है वो क्या है, छोटी, और इसकी सेल एनवलप क्या है, बड़ी। अब जो ग्राम थे उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक लिक्विड को इन्होंने इनके अंदर ट्रांसफ़र किया, दोनों ही सेल के अंदर उन्होंने क्या किया, लिक्विड को ट्रांसफ़र किया। यूँ कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड था ये क्या था, स्टेन। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टेन को ऐड किया, कलर को ऐड किया, ठीक है। किसको ऐड किया, स्टेन को ऐड किया। स्टेन को ऐड करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसको डी स्टेन कर दिया। पहले तो इसमें कलर भरा और फिर उसी कलर को उन्होंने वापस निकाल दिया। तो आप बताइए कि जो कलर निकला है वो पतली लेयर से आसानी से निकल जाएगा कि मोटी लेयर से आसानी से निकल जाएगा? बिल्कुल, ये जो पतली वाली लेयर है ये सारे के सारे स्टेन को क्या कर देती है, लूज़ कर लेती है। और क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है तो ये जो लेयर है उस स्टेन को लूज़ नहीं कर पाती, ये उसको क्या करती है, रिटेन करती है। समझ में आई बात? तो जब भी स्टेन को ऐड किया जाता है तो जिनका एनवलप बड़ा है वो तो क्या करता है, उस स्टेन को कैरी करता है, रिटेन रखता है, और जिनका एनवलप छोटा है वो क्या कर देता है, लूज़ कर देता है उस स्टेन को। तो जो भी बैक्टीरिया स्टेन को कैरी कर रहा है, रिटेन कर रहा है, उन्होंने उनको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोला उन्होंने, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होंगे जो स्टेन को कैरी कर रहे हैं, और दूसरे कौन से होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम जहाँ पर नेम आया है ये कहाँ से आया है, साइंटिस्ट से आया है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखा था। ओके, देखिएगा कुछ डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, कौन कौन से हैं। तो ग्राम पॉजिटिव क्या करता है, ये स्टेन को क्या करता है, रिटेन करता है। दूसरा कौन सा है, ग्राम नेगेटिव हमेशा लूज कर देता है क्योंकि एनवलप छोटी है और वो स्टेन को लूज कर देगा। तीसरा क्या है, इसका जो सेल एनवलप है वो थिक है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये स्टेन को रिटेन कर रहा है तो थिक वाला ही करेगा। मीजोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। एक बात याद करिए, मैंने मीजोसोम के लिए बोला था कि जो मीजोसोम्स है वो सेल वॉल को बनाते हैं। अब यहाँ पर मीजोसोम्स ज़्यादा हैं, प्रेजेंट हैं यहाँ पर, जो क्या बना रहे हैं, सेल वॉल को थिक कर रहे हैं। अगर सेल वॉल थिक होगी तो क्या सेल एनवलप थिक हो जाएगी क्या? जी बिल्कुल, मीजोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और उनका काम भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मीजोसोम्स या तो बहुत छोटे होंगे जो दिखाई नहीं देंगे, रेयर होंगे, या फिर अब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, टेक्स्ट्रा। ओके, क्लियर हुआ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास।